हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 और चैप्टर 8 में हम लोग हैं इस बुक के। और हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेकर। और पिछले पार्ट में जो है हम लोग बात कर चुके हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेकर। हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सेकेंड इंडस्ट्री की रहेगी। दैट विल बी अबाउट योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वो लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें कम से कम 10 लोगों तक, ताकि लोगों को पता लग सके कि इस तरीके के यहाँ पर कोई कोर्स वगैरह जो है वो चल रहा है। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को भी अगर चैनल का जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल साबित हो रहा है या हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, आज हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, जिसमें आपको पिछली बार भी बताया था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, एक पारंपरिक उद्योग है। इन द एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स इट यूज्ड टू बी ओनली अ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, मेडिवल टाइम्स और एंशिएंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करता था। इंडिया वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मुस्लिन। ठीक है, मुस्लिन इज अ वेरी फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन क्लोथ, कैलिकोस, चिंट्स एंड अदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फाइन कॉटन क्लोथ। ठीक है, इंडिया में ये सारी चीजें जो है बनती थी। आपसे अगर सवाल पूछा जाए, आपको अगर नाम दे दिया जाए कि मुस्लिन, कैलिकोस, चिंट्स ये क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे दीज आर फाइन कॉटन क्लोथ। ठीक है, ये वेरी फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन क्लोथ्स है। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। क्या ऐसे फैक्टर्स थे या क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट या विकास इंडिया में हुआ? पहला तो यह है कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है एंड कॉटन इज द मोस्ट कंफर्टेबल फैब्रिक फॉर अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इंडिया में जो है वो कॉटन काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इस वजह से। ठीक है, दूसरा है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन वाज ग्रोन इन इंडिया, अबंडेंट स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री वाज अवेलेबल इन दिस कंट्री। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इसके लिए जो लेबर की जरूरत पड़ती है इस इंडस्ट्री के लिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। इनफैक्ट इन सम एरियाज द पीपल वर प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल्स फॉर जनरेशंस and transferred the skill from one generation to the other and in the process perfected their skills। ठीक है, तो ये चीजें भी होती थी कि कहीं कहीं पर इस तरीके का था, जो कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह थी वो कई जन्मों से, कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। और एक जनरेशन के बाद अनदर जनरेशन में ये चीजें जो थी, वो जो स्किल्स वगैरह थी, जो कौशल वगैरह था, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, और उनकी जो स्किल्स हो रही थी वो क्या हो रही थी, दे वर परफेक्टेड इन देयर स्किल्स, यानी कि उनकी जो स्किल्स थी वो और ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। ठीक, शुरुआत समय में क्या था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, तो द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजीनियस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे कि यहाँ से रॉ कॉटन या जो रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन थी उसको उठाते थे और उसको ले जाते थे अपनी जो मिल्स थी उनकी मैनचेस्टर और लिवरपूल में, और वहां उसका वो प्रोडक्शन वगैरह करते थे उसके थ्रू, और वहां से वो वापस फिर जो सामान था वो बेचने के लिए इंडिया में ले आते थे। क्योंकि ये चीजें हमने पहले पढ़ी हैं, हमने अपनी इकोनॉमी के कोर्स में भी ये चीजें बात की है कि हमारे देश के एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली और इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत क्या थी और किस तरीके से वो काम करता था ब्रिटिशर्स के अंदर में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में हमने यही देखा था कि उन्होंने यहाँ की इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते थे, एक ऐसा देश जहां से उनको रॉ मटेरियल मिलता था, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके अपने देश की इंडस्ट्रीज में लेके जाते थे, वहां उसका प्रोडक्शन करते थे और वापस से फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता था उसको इंडिया में बेचने लाते थे। ठीक है, और ये जो क्लोथ वो वहां से बन के आता था वो चीपर होता था। वो क्यों चीपर होता था? क्योंकि वो मास स्केल पे प्रोडक्शन उसका होता था। अब इंडिया में तो क्या है कि वो चीजें जो है एक छोटे स्तर में एक कॉटेज बिल्ड इंडस्ट्री में बन रही थी, तो उसकी कॉस्ट वगैरह जो थी वो ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, और वहां से ये जो सामान बन के आता था, जो ब्रिटिशर्स से वहां से बन के आता था ब्रिटेन से, वो सामान जो था काफी बड़ी बड़ी वहां पर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वहां की जो मशीनरीज वगैरह थी काफी हाईली सोफिस्टिकेटेड थी, तो प्रोडक्शन काफी ज्यादा वहां पर क्या होता था, मास स्केल में होता था। और मास स्केल में प्रोडक्शन होने के कारण क्या था कि सामान जो था, जो प्रोडक्ट था, वो काफी सस्ता रहता था। ठीक है, 1854 में फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल जो थी वो स्टैब्लिश हुई थी मुंबई में। दिस सिटी हैड सेवरल एडवांटेजेस एज अ कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। क्या है?
इट वॉज वेरी क्लोज टू द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में कॉटन जो थी वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, तो उसके पास थी है, तो वहां पर जो थी वो कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन मिल जो थी वो एस्टैब्लिश होती थी। रॉ कॉटन यूज टू बी ब्रॉट टू मुंबई पोर्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। ये पहले जमाने की बात है जिस समय यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है, कि रॉ कॉटन को लेकर आया जाता था मुंबई पोर्ट में और वहां से फिर वो निर्यात की जाती थी। Therefore, cotton was available in Mumbai city itself. Moreover, Mumbai even then was the financial center and the capital needed to start an industry was available there. मुंबई एक फाइनेंशियल सेंटर हुआ करता था और जो हमें इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जितना पैसा वगैरह की जरूरत पड़ती थी, जितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, वो वहां पर अवेलेबल होती थी। एज अ लार्ज टाउन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्टेड लेबर इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, और एक बड़े शहर होने की वजह से, एक बड़ा टाउन होने की वजह से जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या आप कह सकते हैं कि जो रोजगार के अवसर वहां पर मिलते थे, उसकी वजह से काफी सारे जो लेबर वगैरह हैं वो उसकी तरफ को, उस शहर की तरफ को या उस टाउन की तरफ को क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे। हेंस चीप एंड अबंडेंट लेबर टू वाज अवेलेबल लोकली, ठीक है, तो इसलिए जो आपके चीप यानी कि जो सस्ती लेबर है और जो ज्यादा मात्रा में लेबर की जरूरत है वो वहां पर अवेलेबल हुआ करती। द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द कॉटन टेक्सटाइल मिल कुड बी डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुंबई में आप कह सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल का जो एस्टैब्लिशमेंट था दैट वाज फेवरेबल। सब्सिक्वेंटली 2 मोर मिल्स खोली गई, शाहपुर मिल एंड द कैलिको मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद। बाय 1947 तक हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ मिल्स जो थी वो 423 के आसपास हो गई, लेकिन जैसे ही देश में पार्टीशन हुआ, ठीक है, जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय जो थी कंडीशन थोड़ा सा बदल गई। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था कि जो हमारा मेजर गुड क्वालिटी कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे वो चले गए थे वेस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया था वहां पर काफी ज्यादा कॉटन जो थी वो पाई जाती थी, और जैसे ही पार्टीशन के बाद वो एरिया पाकिस्तान को गया तो हमारा जो मेजर कॉटन ग्रोइंग एरिया था वो वहां चला गया, ठीक है, और हमारे पास जो 423 यहां पर मिल हो चुकी थी वो अब रह गई 409 मिल एंड ओनली 29% ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ द एरिया था 71% एरिया वो चला गया पाकिस्तान के पास और हमारे पास रह गया सिर्फ 29% एरिया, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इंडस्ट्री ग्रेजुअली रिकवर्ड एंड इवेंचुअली फ्लरिश्ड। तो आजादी के बाद क्या हुआ कि ये जो इंडस्ट्री थी, ये जो उद्योग था, इसने धीमे धीमे अपनी रिकवरी करी और बाद में ये फिर और अच्छा होता गया, फ्लरिश करा इसने। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स। इसको 2 सेक्टर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर इंक्लूड्स क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन हैंडलूम्स इंक्लूडिंग खादी एंड पावर लूम्स, ठीक है, हैंडलूम्स में भी क्लोथ बनते थे और पावर लूम्स में भी बनते थे। हैंडलूम्स मतलब है जो हाथ वगैरह से बनाए जाते थे, पावर लूम्स का मतलब है जहां पर मशीन्स वगैरह का यूज किया जाता था। The production of the organized sector has drastically fallen from 81% in the mid-20th century to only about 6% in 2000, ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा था वो काफी ज्यादा गिर गया। एट प्रेजेंट हम बात करें तो पावर लूम्स ऑन अ डिसेंट्रलाइज सेक्टर प्रोड्यूस मोर देन द हैंडलूम सेक्टर, ठीक है, जो पावर लूम्स है डिसेंट्रलाइज सेक्टर में वो हैंडलूम सेक्टर से ज्यादा आज में प्रोडक्शन जो है वो कर रही है, ठीक है। कॉटन एक ऐसा प्योर रॉ मटेरियल है विच डज नॉट लूज वेट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। सो अदर फैक्टर्स जैसे कि पावर टू ड्राइव द लूम्स, लेबर, कैपिटल और मार्केट में डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब बात यही आ रही है कि कहां से या ऐसे क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन करेंगे कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहां पर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमने बात की थी जो मेजर फैक्टर है वो ये है द नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल इस तरीके का है किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो वेट लूजिंग है या जो पेरिशेबल है, तब तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें उस इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा जहां पर हमारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, जहां पर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है उसके पास। लेकिन कॉटन के केस में ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ये पिछले बार भी बात की थी कि कॉटन एक इस तरीके का रॉ मटेरियल है विच डज नॉट लूज वेट, ये वेट लूज नहीं करता। तो इस वजह से और जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग या जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि लोकेशन को डिटरमाइन करेंगे वो बन जाएंगे आपकी कि हमारे पास पावर की अवेलेबिलिटी कैसी है, हमारे पास लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है, कैपिटल और मार्केट, इन सब के बेसिस पे अब हम डिसाइड करेंगे कि ये इंडस्ट्री को कहां पर सेटअप किया जा सकता है। एट प्रेजेंट द ट्रेंड इज टू लोकेट द इंडस्ट्री एट और क्लोज टू द मार्केट्स as it is the market that decides what kind of cloth is to be produced. Also, the market for the finished products is extremely variable. Therefore, it becomes important to locate the mills close to the
मार्केट। ठीक है, तो आज की डेट में जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो एक चलन चल रहा है, वो ये है कि हमें इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, वो एस्टेब्लिश की जा रही हैं जहां पर मार्केट है, यानी कि जहां पर फाइनल आपको प्रोडक्ट बेचना है वहां पर। क्योंकि मार्केट के पास से क्या है कि मार्केट से आपको दो चीजें पता लगेंगी। एक तो आपको डिमांड पता लगेगी कि व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ इज टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, दिस इज अ डिमांड पार्ट। और दूसरी तरफ से जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केट है वो भी आपको यहीं पर जो है मार्केट के पास ही मिलेगी। तो इसलिए इसको जनरली क्या है कि मार्केट के नजदीक सेटअप किया जाने लगा है। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट मिल्स वर सेटअप इन मुंबई एंड अहमदाबाद in the second half of the 19th century, the cotton textile industry expanded very rapidly। ठीक है, कि पहले तो हमने देखा कि मुंबई में सेटअप हुई, उसके बाद हमने दो जगह देखी कि अहमदाबाद में सेटअप हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये और भी जगह जो है वो बढ़ने लगी। द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज ड्रामेटिकली, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। द स्वदेशी मूवमेंट गेव अ मेजर इंपेटस टू द इंडस्ट्री एज देयर वॉज अ कॉल फॉर बॉयकॉटिंग ऑल ब्रिटिश मेड गुड्स इन फेवर ऑफ द इंडियन गुड्स। जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसकी वजह से इंडस्ट्री को आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हेल्प मिली या बूस्ट मिली, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, स्वदेशी आंदोलन में यही था कि जितना भी ब्रिटिशर्स का सामान है, यानी कि जितना भी विदेशी सामान है, उसका बॉयकॉट किया जा रहा था। ठीक है, उसका विरोध किया जा रहा था और इंडियन गुड्स को ज्यादा बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। तो 1921 के बाद क्या हुआ, विद द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे नेटवर्क अदर कॉटन टेक्सटाइल मिल सेंटर्स एक्सपेंडेड रैपिडली। ठीक है, क्योंकि पहले तो क्या था कि रेलवे वगैरह ज्यादा डेवलप नहीं थी, और बाद में 1921 के बाद जब रेलवे वगैरह ज्यादा डेवलप हुई तो ये इंडस्ट्री जो थी वे फिर और ज्यादा एक्सपेंड करने लगी, यानी कि और जगहों में भी ये इंडस्ट्रीज खुलने लगी। इन सदर्न इंडिया मिल्स वर सेटअप एट कोयम्बटूर, मदुरई एंड बेंगलुरु। इन सेंट्रल इंडिया नागपुर, इंदौर, सोलापुर एंड वडोदरा बिकेम कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स। कॉटन टेक्सटाइल्स मिल वर सेटअप एट कानपुर बेस्ड ऑन लोकल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कहां कहां पर इंडस्ट्रीज खुली है इसके बारे में यहां पर दिया गया है। मिल्स वर ऑल्सो सेटअप एट कोलकाता ड्यू टू इट्स पोर्ट फैसिलिटीज। द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फेवर्ड द लोकेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अवे फ्रॉम द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। द रैपिड डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री का जो हुआ है, जैसे कि तमिलनाडु में बात कर ले, इट इज द रिजल्ट ऑफ अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ हाइडल पावर फॉर द मिल्स। क्योंकि हमने बात करी कि पावर जहां पर अगर अवेलेबल है तो वहां पर ये इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है, वहां पर इंडस्ट्री लोकेट हो सकती है। तो यहां पर यही दिया गया है कि तमिलनाडु में इसका डेवलप होने का या इसका आप कह सकते हैं लोकेट होने का जो कारण था वो ये था कि अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ हाइडल पावर फॉर द लूम्स। ठीक है, लोअर लेबर कॉस्ट, हम बात कर रहे हैं लेबर को, कहां की लेबर की वजह से कहां पर ये इंडस्ट्री सेटअप हुई है कि लोअर लेबर कॉस्ट की वजह से ये सेटअप हुई है एट द सेंटर्स लाइक उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर एंड तिरुनेलवेली। ठीक है, ऑल्सो कॉस्ट इंडस्ट्रीज टू बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो आप देखेंगे कि ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर कॉटन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट कौन सा फैक्टर यहां पर काम कर रहा है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज यहां पर लोकेट हुई है, दैट इज योर लोअर लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं इसी सारी वजह से क्या है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया की लगभग हर स्टेट में आप देखेंगे, हर राज्य में देखेंगे तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको वहां पर मिल जाएगी। Where one or more of the locational factors have been favorable। वही मैं बात कर रहा हूं कि अलग अलग तरीके के जो लोकेशनल फैक्टर्स हैं, चाहे वो पावर की अवेलेबिलिटी है, चाहे लेबर की अवेलेबिलिटी है, चाहे मार्केट की अवेलेबिलिटी है, कोई ना कोई फैक्टर जो है वो काम किया है और उस जगह पे वो इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हुई है। द इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटीरियल्स हैज गिवन वे टू मार्केट और टू अ चीपर लोकल लेबर फोर्स और इट मे बी द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। वही बात है, क्योंकि रॉ मटेरियल के केस में आप इस पर बात नहीं कर सकते कॉटन के केस में, क्योंकि जैसे आपको समझाया गया कि रॉ मटेरियल इसका जो है वो वेट लूजिंग नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रॉ मटेरियल जहां पर अवेलेबल है उसके पास ही इस इंडस्ट्री को सेटअप करना है। ठीक है, प्रेजेंटली द मेजर सेंटर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पर है ये देख सकते हैं आप, दैट इज योर अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, उज्जैन एंड इंदौर। ठीक, all these centers are traditional centers and located close to the cotton producing centers। ठीक है, इसके बाद कुछ यहां पर और दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु आर द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ध्यान रखिएगा, ये कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा कॉटन पाई जाती है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड पंजाब आर दी अदर इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यह कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स है, यहां पर कॉटन प्रोड्यूस हो रही है और ये मेजर आपके ट्रेडिशनल सेंटर्स हैं। ठीक है, कहां पर आपके मेजर सेंटर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए, तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स एंड द मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यार्न रादर देन द क्लॉथ। ठीक है,
देखिए कॉटन में से सबसे पहली बात है आपको प्रोडक्शन को जो है वो समझना पड़ेगा कि कॉटन जो है उससे पहले आपका डायरेक्ट क्लोथ नहीं बनेगा, ठीक है ना। कॉटन से आपका क्या बनेगा, यान, यान मतलब होता है धागा, ठीक है, और यान से फिर आपका बनेगा क्लोथ। तो आपको एक इंडस्ट्री तो यहां पर जरूरत है जहां पर आपका क्लोथ से यान बन रहा है, ठीक है, सॉरी कॉटन से यान बन रहा है, और दूसरी इंडस्ट्रीज आपको यहां पर चाहिए कि जहां पर यान से क्लोथ बन रहा है। तो आप यहां पर समझ के चलिए कि ये एक इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है, यहां पर दो तरीके की इंडस्ट्रीज है। एक तो ये है जिसमें कॉटन से यान बन रहा है और दूसरी ये है जिसमें यान से क्लोथ बन रहा है, ठीक। तो यहां पर यह लिखा गया है कि तमिलनाडु में जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ देम उनमें से क्या है, दे प्रोड्यूस यान रादर देन क्लोथ, यानी कि वो नंबर 1 कैटेगरी वाली हो गई जिसमें कॉटन से यान बन रहा है, ठीक है। कोयम्बटूर हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर विद नियरली हाफ द मिल्स लोकेटेड देयर, ठीक है। कोयम्बटूर जो है काफी फेमस सेंटर बना जहां पर मोर देन हाफ यानी कि आधे से ज्यादा मिल्स जो है वो यहीं पर है। चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तितुकिरन, तंजावुर, रामनाथपुरम एंड सालेम आर अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ठीक है। ये कुछ अदर सेंटर्स आपको बताए गए हैं तमिलनाडु में। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड इन दी कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो राज्य का यानी कि जो कर्नाटक राज्य का जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वहां पर ये जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उसके आसपास ये इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जगह का नाम दिए गए हैं दावणगेरे, हुबली, बल्लारी, मैसूरू एंड बेंगलोर आर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द कॉटन प्रोड्यूसिंग तेलंगाना रीजन वेयर मोस्ट ऑफ द मिल्स आर स्पिनिंग मिल्स प्रोड्यूसिंग यार्न, ठीक है। तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं कि जो मिल्स है वो क्या बना रही है, वो भी यार्न बना रही है। द इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड वरंगल। इन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो जगह दी गई है दैट इज गुंटूर, ठीक है। आप ये चीजों को बहुत अच्छे से साइड बाय साइड नोट्स में अपने मार्क करते चलिएगा, इनको याद रखिएगा आप, ठीक है, कि कहां पर कौन सी स्टेट्स में कौन सी जगह है जहां पर ये चीजें जो है पाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कानपुर जो है वो लार्जेस्ट सेंटर है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स की अगर हम बात कर लेते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो वो है आपके मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा एंड लखनऊ। वेस्ट बंगाल में हम बात करें तो कॉटन मिल्स जो है दे आर लोकेटेड इन द हुगली रीजन। हावड़ा, सेरमपुर, कोलकाता एंड श्यामनगर आर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ठीक है। इसके बाद यह दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन है वो लगभग 5 गुना बढ़ गया। कॉटन टेक्सटाइल हैज बीन फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक क्लॉथ, ठीक है। एंड व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, ये आप लोगों के लिए मैं कहूंगा कि एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इट इज फेसिंग अ टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक क्लॉथ, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ है उसको सिंथेटिक क्लॉथ से बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज मिल रहा है, कंपटीशन मिल रहा है, और बाकी क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रहे हैं, ये आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बताइएगा, ठीक है। चलिए आज इस पार्ट को इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें आगे जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के वगैरह के बारे में दिया हुआ है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये पार्ट, ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको अगर लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अगर हेल्पफुल है, तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो मिस ना हो। बाकी अपने डाउट्स अगर आपको कुछ है, आपको कुछ क्वेरीज वगैरह है तो वो ज़रूर पूछिए, कमेंट्स वगैरह आपने ज़रूर करते रहिएगा, और फीडबैक भी अपने ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता लगे कि कुछ चीज़ अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हम ज़रूर करें। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात पूछना चाहते हैं, कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज okul.cu@gmail.com, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।